थी, 4 दिन से मुझे उम्मीद थी कि आ जाएगा मेरा बेटा, मगर वो आया नहीं। अब नहीं, उसकी खबर सुन के बहुत तकलीफ हुई है, सबको बहुत ही तकलीफ हुई है। उसकी बीवी बहुत दारों रो रही है, बहुत ज्यादा, उसको संभाला नहीं जा रही है बिल्कुल भी। मुझे इंसाफ चाहिए बस, बहुत जबरदस्त इंसाफ चाहिए बस मुझे। अम्मा जी जो हो गया सोचा नहीं था। हाँ, अब जिस तरह से सरकार बुलडोजर कार्रवाई करती है कत्ल करने वालों के घरों पर, आपको लगता है कि आपके बेटे के जो कातिल हैं उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए? हाँ, फांसी की सजा होनी चाहिए उनको जरूर। मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं सबों को फांसी की सजा दिलवानी चाहिए। मुझे अपने बेटे का इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने बेटे का इंसाफ चाहिए। मेरे तो बाजुता में हर चीज़ मेरे काम में आता था, मेरे अब्बा के भी अपने काम में आता था, दवाइयाँ वाइयाँ सब वो ही लाता था, और भाई करते थे काम, मगर सारा काम वही करता था अपने अब्बा का। सबों को मुझे इंसाफ चाहिए, मोदी जी से भी इंसाफ चाहिए मुझे अपने बेटे के लिए। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए इनको सबों को। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। कुछ इस तरह से वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ जब बहुत खुश होती है तो रो देती है। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो पूरे दिन मेरी माँ सजदे में होती है। उस सजदे का आज ऐसा रिज़ल्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक माँ की गोद उजड़ी है और मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली में हूँ। मोहम्मद अरीब 31 साल का लड़का, जिसका एक 4 साल का बेटा अपने घर से कारोबार के लिए निकला, चला जाता है फरीदाबाद बल्लभगढ़। 4 से 5 दिन लगातार वो मिसिंग की रिपोर्ट जब लिखवाई जाती है तब पता चलता है कि उसका मर्डर हो चुका है, उसको जान से मार दिया। देश ये किस तरफ जा रहा है, कहीं किसी का कत्ल तो कहीं किसी का कत्ल। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब इंसाफ होगा तो क्या तराजू पूरी तरह से तोल कर पलड़ा हर एक बराबरी का होगा कि नहीं, कि जिन्होंने मोहम्मद अरीब का कत्ल किया है क्या वाकई वहाँ बुलडोज़र चलेंगे कि नहीं। मैं इस वक्त मोहम्मद अरीब के परिवार के साथ हूँ, जानता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पूरा मामला है क्या, कब से अरीब अपने घर से निकला, क्यों निकला, कहाँ गया। ये पूरा मामला आप भी सुने, प्रशासन भी सुने, दिल्ली पुलिस भी सुने और दिल्ली सरकार भी सुने और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सुने। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद अरीब के रिश्तेदार, सगे भाई, माँ, वालदा, सब लोग, और मैं जानूँगा, उनके गम का शरीक हूँ, जानना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला है क्या। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइए ये पूरा मामला है क्या, मोहम्मद अरीब कहाँ गए थे और ये क्या है पूरा? तो फरीदाबाद गए थे काम के सिलसिले में, वैसे ही काम के सिलसिले में जाते ही रहते हैं। ये फरीदाबाद गए थे, इनका फ़ोन फिर ऑफ आने लगा। हमें 2:30 बजे पता कब की लगा। बात है ये? पूरा एक ये सीक्वेंस में बात करते हैं। जी जी। वो 4-5 दिन पहले किस तारीख को यहाँ से गया, क्या काम करने गया और वो वापस नहीं आया तो क्या क्या हुआ? ये सैटरडे की रोज़ शनिवार के दिन जी 7 तारीख को गए थे। सुबह 11:30 बजे घर से निकले हैं। ये जरा कैमरे 11:30 पौने 12 बजे घर से निकले हैं। फिर इनकी थोड़ी देर बाद इनका हम मैसेज आता है भाई के पास, छोटे वाले भाई के पास, पौने 12 बजे कि मुझे इस तरीके से पैसे डाल दे, 6,000 रुपये मैसेज आता है। अच्छा। फिर भाई मैसेज करके कहता है कि पैसे डालने हो, कहता हाँ डाल दे। तो ये छोटा वाला भाई 12:30 बजे उसको पैसे डाल देता है अच्छा, उसके पेटीएम में? पेटीएम में। फिर उसके थोड़ी देर बाद हमारी कोई बात नहीं होती। फिर भाभी का कॉल आता है मेरे पास, 2:30 बजे उन्होंने कॉल करके मालूम करा था कि फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। इनका कॉल आता है मेरे पास कि भाई फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होता, वो कभी फ़ोन पावर बैंक साथ लेके घूमते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि फ़ोन बंद हो जाए इनका। कभी बंद होने ही वाला होता है तो भाभी को पहले ही मैसेज कर देते हैं कि मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, परेशान मत होना। फिर हमने सोचा कि ऐसे ही बंद हो गया होगा, चार्जिंग ख़त्म हो गई। हम थोड़ी देर 1-1.5 घंटे ऐसे इंतज़ार करते रहिए। फिर जब टाइम ज़्यादा निकलता रहा, बात नहीं हुई हमारी कुछ भी, फिर हमें थोड़ा वैसा सीरियस मामला लगने लगा, घबराना शुरू, सर्च करना शुरू करा आपने जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम चांदनी महल थाने गए। कितने घंटे बाद गए आप चांदनी महल थाने? उस दिन जैसे सैटरडे का दिन था, शनिवार का, 4-5 घंटे बाद गए या दूसरे दिन गए? कब गए? नहीं, थोड़ा 4-5 घंटे बाद चले गए थे। अच्छा, चांदनी महल चले गए थे आप। फिर वहाँ क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में जाके आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी? वहाँ जाके हमने यही बताया कि भाई हमारा गया था, इस तरीके से मिसिंग है, हमारी इसकी कोई खबर नहीं है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, कोई खबर नहीं है। फिर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स सही तरह नहीं आया। फिर भाई के रिलेटिव में कोई है, उन्होंने जाके बात करी तो उन्होंने थोड़ा दिखाया, आश्वासन दिया आपको। जी। फिर उसके बाद रिपोर्ट कब दर्ज हुई आपकी? रिपोर्ट
हो गई थी हमारी 10-11 बजे के टाइम रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। वो भी जनरल एंट्री जो होती है। मैं कुछ और इनके एक और भाई हैं मोहम्मद अरीब के, उनसे बात करता हूँ। मोहम्मद अदीब, मुझे बताइए अदीब साहब, क्या हुआ था ये यहाँ से जो पुलिस स्टेशन से तक पहुँचे उसके बाद की कहानी क्या है, मुझे बताइए ज़रा। दिल्ली पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया है। दिल्ली पुलिस अभी तक हमारा बहुत साथ दे रही है। दिल्ली पुलिस ने ही ये सारी इन्वेस्टिगेशन करी है फरीदाबाद जाकर। दिल्ली पुलिस सारे जो मुजरिम हैं उन सबको पकड़ा है उन्होंने अभी तक। फरीदाबाद पुलिस ने अभी तक हमारे साथ कुछ नहीं करा, जो सपोर्ट वाली बात होती है। हमें फरीदाबाद वाली पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। तो फरीदाबाद में ये गैंग है कोई, ऐसा मानते हैं आप? लगता तो हमें यही है कि गैंग है इनकी एक बहुत बड़ी। इन्होंने हमारे भाई को फंसाया है। वो कभी पैसे कभी कैश नहीं लेके जाते थे, पैसे मेरे से हमेशा पेटीएम करवाते थे वो, जब भी फ़ोन या माल वगैरह लेते थे कुछ भी। पर अब की बार वो कैश लेके गए थे और बड़ा कैश लेके गए थे। तकरीबन कितने पैसे थे उनके? तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया था उनके पास। तो वो माल लेने गए थे, हमें सुबह बता के गए यहाँ से कि मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ माल लेने। वो अक्सर जाते हैं, उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जाऊँगा मैं। उनका फेरी का ही काम है, स्क्रैप की फेरी फेरते हैं वो, टूल्स वगैरह जो होते हैं। तो जब हमने कंप्लेंट वगैरह दर्ज करा दी, अब धीरे धीरे हमारे क्लू मिलते रहे, तो दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया है। अब हमें ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने हमारे भाई के साथ गलत करा, हमें उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। कितने लोग पुलिस ने अरेस्ट किए? अभी तक 2 से 3 लोग पुलिस ने अरेस्ट कर रखे हैं, जो उस ग्रुप के गैंग के हैं लोग जिन्होंने हमारे भाई को मर्डर करा है। इसकी क्लैरिटी आपको दे देता हूँ ताकि सभी और साफ अल्फाजों में आप समझ पाएँ जो मैटर मैंने यहाँ पर समझा। शनिवार की सुबह अरीब नाम है ना, अरीब। शनिवार की सुबह मोहम्मद अरीब अपने घर से, उनका काम है स्क्रैप खरीदने का, यानी कबाड़ी का काम है, कबाड़े का सामान वो ख़रीदते हैं। जब उनके पास कोई ऑफ़र आया या किसी तरह से वो फरीदाबाद के एक गुट के, एक झुंड के कांटेक्ट में आए, उनको पता लगा कि कोई माल अवेलेबल है स्क्रैप का फरीदाबाद में, तो उनकी एक डील हुई, टेलीफोनिक डील, जिसको वो रिसीव करने यहाँ से बड़ी अमाउंट कैश 3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए लेकर फरीदाबाद जाते हैं। फरीदाबाद जाने के बाद वहाँ से उनको एक मैसेज आता है अपने भाई के पास कि 6,000 रुपये और पेटीएम कर दिया जाए। तो ये पूरा मामला ये किसी गैंग का लगता है, फरीदाबाद में चल रही कोई गैंग है जो फ्रॉड करती है, लेकिन फ्रॉड के बाद उसको मार डालना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। ये जो भी जानकारी है यहाँ से कलेक्टिव हम जानना चाह रहे हैं, पता कर रहे हैं। मेरे साथ अरीब की वालदा हैं, मैं 2 मिनट ही उनसे बात करूँगा, जानना चाहूँगा इस वक्त वो किस कंडीशन में है, ज़रा जान लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। माँ क्या कहना चाहेंगी, ये क्या हो गया अचानक से? मुझे अपने बेटे का इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने बेटे का इंसाफ चाहिए। मेरे तो बाजू था, हर चीज़ मेरे काम में आता था। मेरे अब्बा के भी अपने काम में आता था, दवाइयाँ वाइयाँ सब वही लाता था, और भाई करते थे काम, मगर सारा काम वही करता था अपने अब्बा का। सबों को मुझे इंसाफ चाहिए, मोदी से भी इंसाफ चाहिए मुझे अपने बेटे के लिए। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए इनको सबों को। देखिए इस कंडीशन में है कि ऑफिशियली जो भी बयान होगा इनके एडवोकेट से हम पता करेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। लेकिन ये पूरा मामला पहली नज़र में एक फ्रॉड का लगता है, जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है। कई बार ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, कई बार ऑफलाइन फ्रॉड होता है, अलग अलग तरह के फ्रॉड चलते हैं। एक गैंग है जो आपको ऑफ़र देगी, आपको तस्वीरें भेजेगी, ये सब चीज़ें मैंने पहले देखी हैं। व्हाट्सएप पे तस्वीरें आएंगी आपके पास स्क्रैप की, आपको एक लालच दिया जाएगा सस्ता माल ख़रीद लो, और आप लालच में आने के बाद उनके पास विज़िट करते हो। जब आप विज़िट करते हो तो आपके पास जितना कैश है वो लूट लिया जाता है। लूटने की घटना तो हमने सुनी थी, लेकिन कत्ल कर देना ये अपने आप में ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि ये ऐसा क्यों हुआ। आप मालूम है आपको, देश में, पूरी देश में इस वक्त जिस तरह से सांप्रदायिक मामलों में आग लगी हुई है, कभी किसी का चला जाता है तो कभी किसी को हलाक कर दिया जाता है, कभी कोई दल कभी कोई दल। इस पूरे मामले में पुलिस को इस तरह से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कोई कम्युनल एंगल तो नहीं है, क्योंकि हाल ही में आपको मालूम है कि इंसाफ बुलडोज़र का हो रहा है। और अगर इस मामले में भी कोई ऐसा मामला पाया जाता है तो क्या हरियाणा सरकार इसमें बुलडोज़र कार्रवाई करेगी उनको चिन्हित करके? दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया है, जहां तक हमें ये पता लगा है कि जो अरेस्ट हुए हैं उनका हैंडओवर हरियाणा पुलिस को दे दिया गया है। उसके बाद हरियाणा पुलिस वहां से फर्दर कार्रवाई करेगी और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद थी, 4 दिन से मुझे उम्मीद थी कि आ जाएगा मेरा बेटा, मगर वो आया नहीं। अब नहीं, उसकी खबर सुन के बहुत तकलीफ हुई है, सबों को बहुत ही तकलीफ हुई है। उसकी बीवी बहुत दारों कटार रो रही है, बहुत ज़्यादा, उसको संभाला नहीं जा रही है बिल्कुल भी।
मुझे इंसाफ चाहिए बस, बहुत ज़बरदस्त इंसाफ चाहिए बस मुझे। अम्मा जी जो हो गया सोचा नहीं था। हाँ। अब जिस तरह से सरकार बुलडोज़र कार्रवाई करती है कत्ल करने वालों के घरों पर, आपको लगता है कि आपके बेटे के जो कातिल हैं उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए? हाँ, फांसी की सज़ा होनी चाहिए उनको ज़रूर। और क्या चाहती हैं आप? बिल्कुल दिल खोल के बोलिए, ये बात वहाँ तक पहुँचेगी। मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जितने भी लोग हैं सबों को फांसी की सज़ा दिलवानी चाहिए। जी शुक्रिया आपका। और मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ, आपको क्लैरिटी दिलवा देता हूँ। आप आइए ज़रा जनाब, मेरे को बताइए क्या है ये पूरा मामला, आप क्या चाहते हैं? अरीब जो है वो हमारे मोहल्ले का एक बच्चा है जो निहायत ही शरीफ है, आते जाते लोगों की इज्जत करता है, सब कुछ करता है। आज मैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से ये पूछना चाहूँगा कि जो कार्रवाई मुसलमानों के विरुद्ध हो रही है, क्या वही ताकत रखती है हिंदुओं के खिलाफ करने की? आज एक माँ का लाल उजड़ा है, इस गली का एक बेटा गया है जो सबका ध्यान रखता था, बच्चों को प्यार करता था, आज वो मारा गया है। तो इसके लिए क्या कार्रवाई करना चाहेंगी? मैं ये चाहूँगा कि जो मुसलमान के साथ कार्रवाई हो रही है वही कार्रवाई जो है इन लोगों के साथ होनी चाहिए। इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये तो जघन्य अपराध है। हमारा चैनल किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम के मिजाज में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। जुर्म करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इंसाफ करने वालों का तराजू बराबर होना चाहिए। इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस है उसने अपना रोल तरीके से निभाया। काश अगर वो थोड़ी त्वरित कार्रवाई हो जाती तो शायद वो शख्स आज यहाँ जिंदा होता, ऐसा मानना है। क्योंकि पुलिस चाहे तो तुरंत 4 घंटे में किसी भी सुई से लेकर जहाज़ तक किसी का भी पता लगा सकती है। जनाब आप बताइए क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब जो हमारा केस वहाँ पे चल रहा है ना, मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, हम चाहते हैं वो केस हमारा यहाँ पर हो जाए चांदनी महल थाने में, जिससे हम आसानी हो जाए यहाँ पर, ताकि हम उस केस को आराम से तक लड़ सकें। वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी का कौन ध्यान रखेगा? क्योंकि वहाँ पर तो जिस तरीके की सिचुएशन है हम वहाँ को हैंडल नहीं कर सकते ना, हमारे साथ हमें कोई सिक्योरिटी तो नहीं देगा। तो इसलिए हम चाहते हैं उस केस को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि हम यहाँ पर उस केस को लड़ सकें और अब इसको जो है पूरी तफसील जो है उसको कर सकें, और उन मुजरिमों को सज़ा दिलवाने के लिए जो भी हमसे बनेगा हम वो करेंगे। लेकिन हम उससे पहले ये चाहते हैं उस केस को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए। हमारे वालिद वालिदा जो है इस काबिल नहीं है कि वो वहाँ जा सकें, और हमारी भाभी का एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, तो उनको ले आके भी हम कोई नहीं, क्योंकि हमारा भाई काम करता है वहाँ से, उसके साथ ऐसा हो गया, उसको मर्डर कर दिया। तो एक हम तो आम लोग हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और समझने वाली बात है। हमारा केस को दिल्ली पुलिस के हैंड ओवर कराया जाए, जिससे हमें सपोर्ट लगे और हम इजी काम करा सकें, और इनसे कड़ी से कड़ी सज़ा इनको दिलवाई जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको यहाँ समझना ज़रूरी है कि दिल्ली में रहने वाला लड़का बल्लभगढ़ में उसका कत्ल हुआ और पूरा का पूरा केस उठाकर अब हरियाणा सरकार को सौंपा जा रहा है, और ये यहाँ से जो है कस्टडी उनकी वहाँ हरियाणा सरकार को दी जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि हरियाणा में ये केस चलेगा। तो एक शख्स जो रोज़ का कुआँ, रोज़ का पानी पीने वाला शख्स है, उसका परिवार जिसने औलाद को खो दिया, जिसका 4 साल का बेटा जवान वाइफ है, ये सब क्या अब यहाँ से हरियाणा जाएंगे इस केस को लड़ने के लिए? तो इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा जो हुक्मरान आप बैठे हैं, हरियाणा सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी, कि अगर ये मामला दिल्ली में ट्रांसफ़र होता है तो इंसाफ की उम्मीद बढ़ जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो कातिल हैं जिन्होंने ये कत्ल किया है वो हरियाणा से आते हैं या कौन सी स्टेट से आते हैं, वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनकी जान को वहाँ जाने और आने में ख़तरा हो सकता है, कोर्ट में इनके साथ हादसा हो सकता है, या कोई भी बात, कोई भी वारदात, जब खुलेआम मर्डर हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि ये मामला अगर दिल्ली से चले, इसमें लीगल कार्रवाई है, इनके वकील ही शायद उसके अंदर जो भी पैरोकारी करेंगे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि उसका केस दिल्ली से चले, ऐसा इनके घर वालों का मानना है, मांग है। मेरे साथी पत्रकार भी हैं और मैं उनसे बात करूंगा इस मामले पर, वो अपनी क्या राय देते हैं, इस मामले को बारीकी से जानते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स भी समझते हैं और इसको बहुत डिटेल में उन्होंने फॉलो अप किया है। मेरे साथ रब्बानी मेरे साथ मौजूद हैं, अवेयर न्यूज़ पॉइंट के CEO हैं, फाउंडर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर इन चीफ। रब्बानी, बहुत स्वागत है आपका। मैं इस पूरे मामले को आपसे समझना चाहता हूँ, एक सिरे से अगर आप समझा सकें। बहुत शुक्रिया वकार भाई। ये एक जर्नल उसी तरह की ख़बर थी राजधानी दिल्ली से, जिस तरह अभी पीछे मिसिंग की ख़बरें निकलकर सामने आ रही थी कि राजधानी दिल्ली से बच्चे और बूढ़े नौजवान जो हैं वो गायब हो रहे हैं, और एक दहशत दिल्ली के अंदर बन गई थी कि पता नहीं कौन लोग आ गए जो दिल्ली में लोगों को अगवा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह 7 मार्च को गली मंदिर वाली कूचा चलान के रहने वाले मोहम्मद अरीब, जिनके यहाँ हम पहुँचे हुए हैं,
इनके जो कि फरीदाबाद में फेरी फिरने का स्क्रैप का काम करते हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ में फेरी करते हैं और वहाँ से माल ढूंढ कर निकाल कर लाते हैं। उसके बाद यहाँ जो भी उनके सेलर्स हैं उनको यहाँ देते हैं। देन होता क्या है कि 7 मार्च को अरीब अपने घर से पैसे लेकर निकले और अरीब शायद उस दिन उनको कोई खास ऑफर दी गई होगी या कोई खास माल बताया होगा। जैसा बताया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे डिजिटल, लेकिन उन्होंने उस दिन कैश ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ से अमाउंट लेके निकले। लेकिन 2 बजे के करीब तकरीबन जो मुझे मालूम हुआ CDR के मुताबिक 1:13 पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और लास्ट लोकेशन आदर्श नगर जो कि बल्लभगढ़ का इलाका है वहाँ की उनकी आई। देन उस दिन इन लोगों ने 7-8 बजे दिल्ली पुलिस को फोर्स किया। आसानी से दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि 12 घंटे होने दीजिए, हम फिर आपकी जो है वो शिकायत दर्ज करेंगे। लेकिन इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका कोई अता पता सुराग नहीं मिल रहा है। हमने रिश्तेदारों में तमाम जगहों पर ढूंढ लिया है, तमाम एंगलों से पुलिस ने भी देखने की कोशिश की और 8 तारीख को CDR वगैरह पुलिस ने मंगाया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया दिल्ली पुलिस थाना चांदनी महल ने और उसके बाद CDR के बेस पर उनको कुछ सस्पेक्ट मिले और एक लड़का है उसको जिसकी कॉल बार बार हो रही थी उसी दिन और 4 कॉल उस दिन हुई थी, उसके मुताबिक उन्होंने उसको ट्रेस किया जो कि दिल्ली के करावल नगर में पाया गया। उसकी जो कॉल डिटेल्स थी, उसकी जो सिम्स थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में रजिस्टर्ड थे और वो पहले ये कहने लगा कुछ इस तरह की बातें कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे नहीं पता, सिम तो कोई और चला रहा है। लेकिन पुलिस ने उस पर शक बनाए रखा, उसको डिटेन किया और उसके बाद उस हर्ष तोमर को वहाँ से लेकर जो है दिल्ली पुलिस थाना चांदनी में लाई, इन्वेस्टिगेशन किया पूरे मामले को और जब उसको फोर्सिबली पूछा, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, तो उसने ये कबूला कि कोई राहुल नाम का व्यक्ति और एक ही बहुत बड़ा ट्रैप है जो फरीदाबाद में इस तरह का काम कर रहा है और आप अगर इतना वो करेंगे तो मैं वहाँ तक आपको ले जाता हूँ। उसके बाद पुलिस ने राहुल जो था, राहुल प्रजापति, उसके यहाँ रेड करने के लिए पुलिस टीम निकली। इनके परिवार के लोग थे, वहाँ पहुँचे तो वहाँ से राहुल प्रजापति फरार थे। वो इस काम को करने के बाद पूरी तरह फरार हो गए और हर्ष तोमर का ये कहना था इस मामले में आपको जो भी जानकारी चाहिए वही दे सकता है। फिर उसके बाद राहुल को ढूंढते हुए जब पुलिस फरीदाबाद बल्लभगढ़ में ढूंढ रही थी तो ये मालूम हुआ कि जो राहुल का घर है जहाँ लेकर गया था हर्ष तोमर, वो वहाँ से 2 दिन पहले ही, यानी जिस दिन अरीब के साथ ये पूरी घटना हुई है उस दिन वह छोड़कर वहाँ से भाग गया है। उसके बाद वो ढूंढने की कोशिश की, जिस टेम्पो से उसका किराए का मकान खाली कर कर वो सामान लेकर गया था, उस टेम्पो वाले को पकड़ा तो उसने बताया कि वो अलीगढ़ में है। एड्रेस दिया उसने, फैमिली के साथ ये तमाम लोग रेड करने दिल्ली पुलिस अलीगढ़ पहुंची, जहां पर राहुल को काफ़ी मशक्क़त के बाद दिल्ली पुलिस थाना चांदनी महल ने पूरी तरह से दबोच लिया। दबोचने के बाद राहुल ने इनडायरेक्ट वे में कहा और डायरेक्ट ये कह दिया कि हाँ हमने उसको मार दिया है, फला जगह उसकी बॉडी मौजूद है। उसके बाद ये पूरी जांच दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को नहीं बताई और इन लोगों को वापस दिल्ली के लिए रवाना कर दिया और फिर राहुल को लेकर मौका वारदात पर जो क्राइम सीन जहाँ हुआ था, क्राइम स्पॉट था, वहाँ लेकर गए और वहाँ पूरी आज बॉडी को रिकवर किया। देर शाम तक दिल्ली पुलिस ने परिवार को कोई भी बात नहीं बताई कि हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन देर शाम होते होते दिल्ली पुलिस ने बताया, जबकि अफवाहों में पहले ही आ चुका था। सोशल मीडिया पर इस पूरे परिवार पर इतना दबाव बन रहा था कि हर दूसरा व्यक्ति ये कॉल कर कर पूछ रहा था कि आपके भाई की डेथ हो गई है। परिवार असमंजसता में था कि आखिर हुआ क्या है। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनको सूचना दी और अब ये पूरा मामला, जो कि आज दिल्ली में सुबह 10 अप्रैल को 5:05 पर एक मुकदमा दर्ज किया गया किडनैपिंग का। हालांकि ये मुझे लगता है महज 24 घंटे में, उसके गायब होने के महज 24 घंटे के भीतर भी दर्ज किया जा सकता था, जैसे परिवार के बयान थे, और शायद और तेज़ी के साथ इस पूरी जो प्रोसीडिंग है, लीगल प्रोसीडिंग, कार्रवाई करने का तरीका, उसको कर लेना चाहिए था। लेकिन जब आज इस पूरे मामले को ये पाया कि राहुल ने बताया कि वो बॉडी वहाँ पड़ी और उसके बाद आज वहाँ से बॉडी रिकवर कर अब वो फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना, जो कि बल्लभगढ़ में आता है, ज़िला बल्लभगढ़ में, वहाँ सौंप दिया गया है। और ये जो क्राइम वहाँ हुआ है, पूरा मर्डर वहाँ हुआ है, क्योंकि हत्या वहाँ हुई है, अब ये पूरा जो मामला है हत्या का वहाँ चलेगा और किडनैपिंग का ये एक अलग सेपरेट मामला शायद दिल्ली में चलेगा। लेकिन परिवार की जो मांग है वो बहुत जायज़ है, लेकिन रेयरली ऐसा बहुत केसेस में होता नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन मे भी कि पुलिस को जो परिवार की मांग है, इनकी सुरक्षा के देखते हुए, इनके बच्चों को देखते हुए, पुलिस को या फिर हुकूमत को उस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात अभी आपने की थी, ये जो एक ट्रैपिंग का पूरा जाल चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस को ऐसे ट्रैपिंग के जाल जो है वो तोड़ने चाहिए। आज अरीब के काम करने वाले जो तमाम मार्केट के लोग थे, बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो बताते हैं कि 12,000-15,000 रुपये किलो का माल, अचानक फ़ोन आता है कि आपको माल चाहिए, मिल जाएगा 5,000-6,000 रुपये किलो में। या तो वो माल चोरी का है या फिर उसको किसी जाल में फंसाया जा रहा है। इस तरह के ट्रैप में बहुत सारे लोग फंसते हैं और फंसकर किसी कार्रवाई में इसलिए नहीं पड़ते कि कौन कोर्ट कचहरी अदालतों के चक्कर लगाएगा, कारोबारी आदमी है या फिर कह सकते हैं कि उसको अपना पेट का धंधा देखना है। उन लोगों से डर जाता है, इस तरह की लूटपाट की
मामले होते रहते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, कई लोगों ने मुझे आज बताया, लेकिन ये गलत है। उनको जो है लीगल कार्यवाही करनी चाहिए और सस्ते के चक्कर में इस तरह का कोई भी, और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो भी अलर्ट रहिए और फैमिली को ज़रूर इसके बारे में हर एक जानकारी ज़रूर ब देख लीजिए। और ख़ासकर ये कि जिस तरह की कार्यवाही हाल ही के दिनों में उत्तम नगर में देखी है, उससे पहले उत्तर प्रदेश के तमाम सूबों में देख रहे हैं, इस तरह की कार्यवाही क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में कराएंगे? या नायब सिंह सैनी हरियाणा में उस राहुल के घर कराएंगे जिस तरह की कार्यवाही उत्तम नगर के पीड़ितों के साथ हुई है और तमाम नूह के तमाम वो लोग थे या उत्तर प्रदेश के तमाम वो लोग थे? उस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए और धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। न्याय के तराजू के आधार पर जो बात आपने कही उसी के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक ये जो जाल होते थे सिर्फ फ्रॉडुलेंट केसेस तक ही सीमित थे, और अगर वो 2.5-3 लाख रुपए भी चले जाते और वो लड़का वापस आ जाता तो शायद परिवार को इस बात की परवाह नहीं होती। लेकिन मर्डर हो जाना उसका, इसके पीछे क्या मानसिकता है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग भी हो सकता है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ें बिना सिस्टम के नहीं चलती हैं, और अगर हरियाणा में ये काम हो रहे हैं तो अगर इसकी सीबीआई जांच हो तो शायद बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंस सकती हैं, क्योंकि ये 2.5 लाख से 2.5 करोड़ और 250 करोड़ तक का भी फ्रॉड होता है। पैसों का जिक्र किया, बहुत अहम बात ये भी हमारे साथियों ने जो रेड में गए हुए थे कि राहुल ने ये कबूला कि उसको इस 2.5 लाख के पूरे जो गेम था, ये जो 2.5 लाख या 3 लाख की लूट थी, उसको महज इस घटना को अंजाम देने के लिए अरीब की जान की कीमत महज 10-15 हज़ार रुपये लगाई और उस राहुल को महज 10-15 हज़ार रुपये दिए गए। तो इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। महज पैसे को धंधा बनाकर ये किया जा रहा है। और हमारे देश में जहाँ संविधान की हम बार बार बात करते हैं, कानून के पार्ट की बात करते हैं, अगर कोई भी कहीं पर भी कोई भी मामला आता है तो ये कहते हैं कि कानून उसको सख्त सज़ा देगा, लेकिन कानून इतनी सख्त सज़ा दे रहा है। हमने देखा जुनैद और नासिर के हत्यारा मोनू मानेसर का किस तरह से स्वागत हुआ, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों में से कानून का जो इकबाल है, कानून का जो डर है, वो लोगों के दिलों से निकल रहा है। और वो कहीं ना कहीं लोग इस तरह की हत्याओं को, इस तरह की घटनाओं को महज 10,000 रुपये के लिए अंजाम दे रहे हैं। तो अरीब की घटना अगर 10,000 रुपये के लिए कर दी गई तो वो माँ का बाप, जो इसके बच्चा है जिसका अरीब का, और अलावा उसके जो माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो लाखों करोड़ों कुर्बान कर सकते थे। क्या उस बच्चे को छोड़ा नहीं जा सकता था? या फिर जो बात आपने कही किसी और एंगल की वजह से इस मामले को अंजाम दिया गया है, तो इसकी जांच होना बेहद ज़रूरी है। और इस मामले की जांच मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा, सीबीआई इस मामले की जांच करे ताकि सच सामने आ सके, क्योंकि ये जो घटना हुई है उसके चश्मदीद हरियाणा के बल्लभगढ़ में है और बल्लभगढ़ दिल्ली से कोसों दूर है, इस परिवार के लिए बहुत दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया बानी। ये पूरा मामला मैं ये ऐसे मान के चलूँ कि आपको ये जो आपने एक्सप्लेन किया है ये पुलिस ने आपको बताया है? नहीं, बिल्कुल हमारे जो इंटरनल सूत्र थे, पुलिस शाम तक भी, रोज़ा इफ्तार के बाद भी 7 बजे तक भी पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं थी। लेकिन हमारे जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट थे, हमने उनसे भी रब्ता कायम किया, उनसे भी बात करने की कोशिश की। जो बल्लभगढ़ पुलिस है, हमने उनसे बात की, और हमारे जो इंटरनल दूसरे साथी थे, हमने उनसे, आप समझ सकते हैं, उनसे कई लोगों से बात की। परिवार से भी हमें कुछ लीड मिल रही थी, पुलिस ने भी हिंट कुछ लोग जो है वो बता पा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कुछ भी क्लियर करने से साफ इनकार किया। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि ये मामला अब हमारे हाथ में नहीं है, मर्डर बल्लभगढ़ में हुआ है। उन्होंने परिवार को ये तक नहीं बताया कि ये अब आपके जो भाई हैं या बेटे हैं कि उसकी जो है इस तरह से मर्डर कर दिया गया है। वो इस मामले से बचते हुए नज़र आ रहे थे और पूरी की पूरी जांच, पूरा का पूरा मामला बल्लभगढ़ हरियाणा पुलिस पर डाल रहे हैं। लेकिन बल्लभगढ़ और हरियाणा पुलिस में जब एसएचओ से हमारी बात हुई, हमने कहा कि सर, हम आपके पास, जो परिवार है पीड़ित वो आना चाहता है, तो उन्होंने कहा अभी आप 8 बज रहे थे तो अभी आप ना आए, सुबह देख लें। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रक्रिया जो है वो किस तरह की अपनाई जाएगी, और बहुत दूर का मामला है तो उसको गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा। इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस के कोई स्टेटमेंट, कोई सूचना हमारे पास नहीं है। ये पूरा मामला हमने जितना सुना आपके सामने रख दिया है। लेकिन एक बात बहुत हैरत की है कि कभी कभी आप जानते हैं ना, एक छोटा सा घटना, उसके बाद एक छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर बड़ी मछली और सबसे बड़ा मगरमच्छ। कभी कभी ट्रैप डालो तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। हम परिवार की तरफ से यही कहना है, हमारा परिवार चाहता है कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी लोग बल्लभगढ़ की जो बड़ी गैंग है या जो भी है इसके पीछे कहीं कोई और एंगल ना हो, पुलिस दोनों स्टेट्स की पूरी जांच करे। कैमरामैन तंजिल खान के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।